नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर फिल्म्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 2 जून 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरू होने से पहले दोस्तों, कल के क्यूज में क्वेश्चन नंबर 4 स्किप हो गया था, कुछ नाग आ गया था बीच में, इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। आज के क्यूज में वो क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू डी वोटर इन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम विच आर करेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 एंड 2 गलत है। देखिए दोस्तों, डी वोटर का मतलब क्या होता है? समटाइम्स, एक मिनट, is also referred to as dubious voter or doubtful voter, is a category of voters in Assam who are disenfranchised by the government on the account of their alleged lack of प्रॉपर सिटीजनशिप क्रेडेंशियल। बेसिकली नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जब आसाम में बन रहा था तब इलेक्शन कमीशन को ये लगा कुछ लोगों के पास क्रेडेंशियल्स नहीं है, मतलब ऑथेंटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है उनका सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने सीधा सीधा क्या किया, उनको डाउट वाला कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, देखिए, डाउट वाला कैटेगरी में डालने से बेसिकली वो कैटेगरी का नाम है डी कैटेगरी, डी वोटर बोलते हैं इनको, डी डूबियस वोटर या डाउटफुल वोटर। उस कैटेगरी में डालने से प्रॉब्लम तो है, ये लोग वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, बेसिकली उनको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है एंड वो लोग असेंबली इलेक्शंस में या कोई भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकते, वोट भी नहीं कर सकते। रिसेंटली असेंबली इलेक्शन जब हुआ था आसाम में, ऐसा एक रिपोर्ट आया था, करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग, करीब 1.08 लाख पीपल इन द स्टेट हैव बीन barred from casting their votes in the election because of the ECA has identified them as doubtful voters। ठीक है, डाउटफुल वोटर्स वाला कैटेगरी में डालने से लोग वोट नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो डी वोटर वाली सिस्टम है, ये आप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन आसाम से रिलेट कर सकते हो, राइट। दे हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखिए, ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बन रहा है और आसाम में जो भी ये CA एक्ट का इंप्लीमेंटेशन होने वाला, ये सबकी अथॉरिटी क्या है? बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, वो अलग बात है। अब देखिए दोस्तों, दे हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो एक्ट में डी वोटर्स के बारे में कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ईज के लिए, काम करने का ईज के लिए डाला है डी वोटर करके। ठीक है, मतलब उनको डाउट है इनको सिटीजनशिप देना है या नहीं देना है। तो हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या क्या बोला है। कैटेगरी इज फॉर द पर्सन्स हु वर अंडर डिटेंशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम। ये डिटेंशन वाला वर्ड तो कहीं नहीं बोला मैंने। डिटेंशन मतलब क्या हो गया? प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने सुना होगा, जेल में डाल के रखना, ठीक है, बंद करके रखना, ये हो गया डिटेंशन। तो डिटेंशन कहीं नहीं आ रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है, राइट। सेकंड क्या है? दे हैव बीन डिफाइंड इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955। बिल्कुल गलत। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डी वोटर या डूबियस वोटर या डाउटफुल वोटर के बारे में कुछ ठीक से डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तीसरा तो सही है, पर्सन मार्क्ड एज डी वोटर्स आर बैड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस एंड कास्टिंग देयर वोट्स, ये सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। आज का क्वेश्चन नंबर 1, द 8th ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव वाज होस्टेड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेस ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस था। ट्राइनियल मतलब क्या है? 3 साल में एक बार होने वाला। ठीक है, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार, एनुअल मतलब साल में एक बार। ठीक है, तो इस तरह एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो नाइट्रोजन पोल्यूशन के बारे में 3 स्टेटमेंट है। तो नाइट्रोजन पोल्यूशन का कॉजेस क्या क्या है? तीनों सही है। एमिशंस फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स, एमिशंस फ्रॉम लाइवस्टॉक मैन्योर, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन इज ए डोमिनेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। हमें पता है ये 78%, हमारी एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, it is inert and doesn't react. However, when it is released as part of compounds from agriculture, sewage and biological waste, nitrogen is considered reactive। देखिए, नाइट्रोजन कब होता है खतरनाक? जब इस as part of compounds वो रिलीज होता है। जैसे एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, NPK फर्टिलाइजर्स आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, पोटासियम, पोटैश वगैरह हम सुना होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजर जब हम सोइल में यूज़ करते हैं तब वो रिएक्ट होते हैं, तो उससे नाइट्रोजन रिलीज होता है। सीवेज एंड बायोलॉजिकल वेस्ट से होता है। ठीक है, ये सब खतरनाक है। नाइट्रस ऑक्साइड आपने सुना होगा, जो एक्सो से निकलता है, वो सबसे खतरनाक बोल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन पोल्यूशन इज कॉज फॉर एग्जाम्पल बाई एमिशंस फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स, लाइवस्टॉक मैन्योर एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, राइट। अब देखिए, नाइट्रोजन कॉम्पाउंड कौन कौन सा जो डेंजरस है? अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूट टू
पुअर एयर क्वालिटी एंड कैन एग्रीवेट रेस्पिरेटरी एंड हार्ट कंडीशंस। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड से, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है दोस्तों, ये एक आर्टिकल में आया था, काफ़ी 2 साल पहले आया था, मैंने नोट बना के रखा हुआ था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए वो आर्टिकल में ये लिखा था, अराउंड 65% ऑफ द नाइट्रोजन यूज्ड इन इंडियाज फर्टिलाइजर्स मे बी गेटिंग लीक्ड इनटू सोइल, वाटर एंड अदर नेचुरल सोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक स्टडी हुआ था बेसिकली, उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश में जितने फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिसमें नाइट्रोजन है, उसका 65% जो है ना वो सोइल में मिक्स होता है एंड गेटिंग लीक्ड इनटू सोइल, वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाता है, वो खतरनाक भी बन सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए, वेरी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स था। वैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स से जो कंपाउंड निकलते हैं उससे नाइट्रोजन पोल्यूशन होता है, लाइफ स्टॉक मैन्यूर से होता है, एंड फ्यूसी फ्यूल्स बर्न करने से तो ऑब्वियसली होता है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। Question number 2. Consider the following statements with respect to recognition of standard developing organization scheme which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था, रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कीम, एसडीओ। देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आपने सुना होगा, ये क्या करते हैं, BIS बोलते हैं। बेसिकली हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, कोई टूल हो, कोई सर्विस हम लेते हो, या कोई इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं, वो सब में स्टैंडर्ड, बेसिक क्वालिटी कौन इंश्योर करते हैं, BIS करते हैं। आपने ISA भी सुना होगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। मतलब ISA प्रोडक्ट है, मतलब क्या है, हाँ ये प्रोडक्ट क्वालिटी है, इसमें मतलब कोई डाउट की जरूरत नहीं है। BIS हॉलमार्क आपने सुना होगा, BIS हॉलमार्क मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हॉलमार्क देते हैं। जैसे आप गोल्ड खरीदने जाते हो कोई भी ज्वेलरी से, कोई आप बैंगल खरीदने गया, ठीक है, कोई रिंग खरीदने गया, तो उसमें भी BIS हॉलमार्क रहता है। वो हॉलमार्क रहने से क्या है, हाँ ये तय है कि ये प्योर है गोल्ड जो है, इसमें एक बेसिक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये इंश्योर करके देते हैं इस तरह की स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडियन रेलवे का एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियन रेलवे सेक्टर में जितने भी प्रोसेसेस है, सर्विसेज है, जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, उसमें स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे ने बनाया है, सेटअप किया है, ये ऐसा पहला इंस्टीट्यूशन मिला है टू बी डिक्लेयर्ड ए स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लेरेशन मिला है अंडर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन ऑन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये जो डिक्लेरेशन किसने दिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने वाला एक गवर्नमेंट एजेंसी है। तो इनका एक वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला मिशन है। इस मिशन में इंडियन रेलवेज का RDSO को ये डिक्लेरेशन मिला है, ठीक है। अब देखिए ये 3 साल के लिए है, इसके बाद रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। इट एम्स टू अटेन वन नेशन वन स्टैंडर्ड विजन ऑफ इंडिया बाय रिकॉग्नाइजिंग स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। इट वॉज लॉन्च बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, गलत है दोस्तों, एक्चुअली लॉन्च किया है BIS ने, ठीक है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड एन SDO, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑप्शन ये 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए एवियन फ्लू, एवियन वर्ड का मतलब ही होता है बर्ड, इसलिए इसको बर्ड फ्लू भी बोलता है। एक वायरल इन्फेक्शन है जो बेसिकली बर्ड्स को अफेक्ट करता है, डक्स हो गया, हेन हो गया, ठीक है। पर ह्यूमंस में भी कभी कभी अफेक्ट करते हैं, अदर एनिमल्स में भी अफेक्ट करते हैं। वैसे ह्यूमन बींग्स में बर्ड फ्लू का केसेस बहुत ही कम रिपोर्ट किया, पर रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आया था, चाइना में एक ह्यूमन करीब 40-45 ईयर्स का है, उसको बर्ड फ्लू इन्फेक्ट हुआ, इसलिए न्यूज़ में आया था, ठीक है। ये हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज है। देखिए एक बार कोई एक बर्ड को हो जाता है हाईली कंटेजियस है, दूसरे बर्ड्स, इसके आसपास जितने भी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स रहता है उनमें ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, अगर डोमेस्टिक कोई फार्म में इस तरह बर्ड फ्लू रिपोर्ट होने से क्या होता है, कल्डिंग करते हैं। कल्डिंग आपने सुना होगा, कल्डिंग मतलब क्या है, मार देते हैं, जितना इन्फेक्ट हो गया ना उसको मार देते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई ठीक सा वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए जितना इन्फेक्ट हो गया ना वो सबको मारना पड़ता है। मारने के बाद जितने इन्फेक्ट नहीं हो उसको बचाना पड़ेगा, ठीक है। रिसेंटली केरला, हिमाचल प्रदेश वगैरह में काफ़ी रिपोर्ट हुआ था ये। अब देखिए व्हाट कॉजेस बर्ड फ्लू। Although there are several type of bird flu, H5N1 was the first avian influenza virus to infect humans. Very important point, ठीक है। H5N1 करके बर्ड फ्लू तरह तरह का है, बहुत सारे कैटेगरीज है इसमें। H5N1 ये
फर्स्ट एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट हुआ था, वो भी हांगकांग में 1997 में, राइट। वो भी एक पोल्ट्री फार्म से हुआ था। WHO के हिसाब से मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड फ्लू इंसिडेंट्स टेक प्लेस इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। अब ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? देखिए दोस्तों, आपको पता है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। जो सेंट्रल एशिया है, उसके ऊपर जो साइबेरिया, रशिया का जो नॉर्थ मोस्ट एरिया है, ये एरिया से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ माइग्रेटरी बर्ड्स एक रूट फॉलो करते हैं। इसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं। तो इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में इसलिए कि ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई करते हैं, इधर सबसे ज़्यादा बर्ड फ्लू इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुआ है। जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे मतलब बहुत बड़ा सा एरिया है, ठीक है, इसमें पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट आ जाएगा, राइट। और क्या लिखा है? इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू सबटाइप्स बेस्ड ऑन 2 सरफेस प्रोटीन। देखिए उसका जो प्रोटीन उसमें है उसके हिसाब से इनको 2 तरह में डिवाइड किया है, हेमाग्लूटिनिन HA एंड न्यूरामिनिडासे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इट इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन इन्फेक्ट नॉट ओनली बर्ड्स बट ऑल्सो ह्यूमंस। वेरी करेक्ट। H10N3 वॉज द फर्स्ट एवियन इन्फ्लुएंजा टू इन्फेक्ट ह्यूमंस। ये गलत है, मैंने आपको बोला H5N1 है, पर दोस्तों ये जो H10N3 है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंटली अभी मतलब कल या परसों ये न्यूज़ में आया था, मेरे लगता है आज ही आया था। चाइना में H10N3 वाला वायरस एक ह्यूमन बीइंग में रिपोर्ट हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे H5N1 है, सबसे पहला हांगकांग में हुआ था 1997 में, जो सबसे पहली बार एक ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू WHO, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड फ्लू इंसिडेंट्स टेक प्लेस इन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। वेरी करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन A 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नानो यूरिया लिक्विड विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए नानो यूरिया लिक्विड एग्रीकल्चर सेक्टर से या फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आते हैं ना दोस्तों, वो सब आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरह जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC प्रीलिम्स, राइट। आप देखिए एक बार देख लेते हैं नानो यूरिया लिक्विड ये क्या है। बेसिकली used by farmers will boost balanced nutrition program by reducing the excess of use of urea application in the soil and will make the crop stronger, healthier and protect them from lodging effect। तो बेसिकली जो यूरिया सबसे ज़्यादा इंडिया में फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ होता है? यूरिया होता है, ठीक है। तो यूरिया यूज़ में कभी कभी ये हो जाता है, ज़्यादा यूरिया यूज़ करने से जो प्लांट का ग्रोथ है, क्रॉप का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नानो यूरिया लिक्विड डेवलप किया है। इसका फायदा क्या है? It is easy on the pocket of farmers and will be effective in increasing farmers' income. It stated that a 500 ml bottle of liquid will replace at least 1 bag of conventional urea. Normal जो एक थैली पूरा एक बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया जो हम यूज़ करते हैं, उसके जगह पे आप 500 ml बोतल नानो यूरिया लिक्विड यूज़ करो, सेम इफेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा, ये इसका फायदा है। लिक्विड इज नाउ इंक्लूडेड इन द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO 1985 ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी लोकेशन एंड मल्टी क्रॉप ट्रायल्स अंडरटेकन अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। देखिए इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फर्टिलाइजर इज ऑलरेडी इंक्लूडेड अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर एक फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, ये जो लिक्विड है इनको भी ऑलरेडी उसके अंदर डाल दिया है। क्यों डाल दिया है? इसलिए डाला कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है कहीं भी मल्टी लोकेशन में इंडिया में कहीं भी इसकी अवेलेबिलिटी कभी रुकना नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको मिलना चाहिए। सब इंश्योर करने का सबसे अच्छा एक पॉलिसी ये है, इनको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में इंक्लूड कर दो। वो भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर किस में आता है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 3 में आता है, ध्यान दीजिएगा। ए 500 ml बोटल ऑफ लिक्विड विल रिप्लेस एटलीस्ट 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया, मैंने आपको बता दिया। सो आंसर इज ऑप्शन D 2 and 3, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन A 1, 2, 4, 3। सबसे ऊपर आएगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। देखिए दोस्तों ये नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। वन गुज्जर करके एक ट्राइब है, बेसिकली एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, एक नोमैडिक ट्राइब आप बोल सकते हो। ये लोग एक सीजन में माइग्रेट करते हैं। तो ये लोग जहां माइग्रेट करते हैं ना दोस्तों उत्तराखंड में, वो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के अंदर आता है। तो स्टेट अथॉरिटीज ने इनको नेशनल पार्क के अंदर से जाने का परमिशन नहीं दे रहा था। तो इन्होंने क्या किया, हाईकोर्ट पहुंच गया और बोला ये हमारी फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, इसमें इसको रोक रहा है बेसिकली स्टेट अथॉरिटीज। पर हाईकोर्ट ने ऐसा रूलिंग दे दिया, वन गुज्जर्स को परमिशन दे दिया अंदर जाने का, ठीक है। तो ये काफी न्यूज में आया था। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ताल छप्पर तो राजस्थान में है।
पॉइंट कैलमेर वाइल्ड लाइफ एंड बेट सेंचुरी काफ़ी फेमस है, तमिलनाडु में है। एंड रानी बेनूर ब्लैक बक सेंचुरी जो है कर्नाटका में है। ठीक है, ब्लैक बक तो आपको पता ही है क्या है, सलमान खान वाला केस में ब्लैक बक काफ़ी फेमस हुआ था। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 2 4 3। एक बार मैप के साथ दिखा देता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में आएगा आपका गोविंद पशु, ताल छापर राजस्थान में, रानी बेनूर कर्नाटका में, पॉइंट कैलमेर तमिलनाडु में। सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद रैटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। यूपीसी 1995 में पूछा गया था, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन ए 1 2 एंड 3। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हर्षित सर ने लक्ष्मीकांत पोलिटी वाला बुक में अच्छी तरह आपको समझाया था। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, representatives of the states in parliament and any of the list in 7th schedule। ठीक है, इसके लिए हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, राइट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स इन इंडियन ओशन। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 1997 यूपीसी प्रीलिम्स में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।